नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भौतिक प्रदेश से प्रारंभ किया था। उसमें हम मर्सिले प्रदेश के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें, अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जैसे एक मैं राजस्थान का मैप ड्रॉ कर देता हूं रफली। ये अपने राजस्थान का मैप हो गया। एक रफली मैंने राजस्थान का मैप बनाया है। अगर हम अरावली के विस्तार की बात करें तो कुछ इस प्रकार से अरावली का विस्तार है राजस्थान में। लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये 17 जिलों को स्पर्श करती है। इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला जो है, देखो अगर हम इसकी बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो देखो ये वर्षा के आधार पर राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसलिए हम इसे महान भारतीय जलविभाजक, या राजस्थान को ही नहीं भारत को भी ये जो है अरावली पर्वतमाला वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटती है। इसलिए इसको हम महान भारतीय जलविभाजक रेखा कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला जो है, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से। कहां से होती है? पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और ये जाती है रायसीना, या रायसीन भी बोलते हैं, या रायसीना भी लिखा होता है इसको कहीं कहीं, रायसीन या रायसीना। रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। रायसीन पहाड़ी वही पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन जिस पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चलती है, देखो, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। यानी अरावली का जो विस्तार है कहां कहां पर है? एक तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है दिल्ली। इस प्रकार से कुल 4 जगह पर हम बात कर सकते हैं। 3 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर इस अरावली का विस्तार है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 550 किलोमीटर। राजस्थान में जो अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर है। और अगर इसका परसेंट अगर हम निकाल के देखें तो ये आता है लगभग 79.48%, जिसे हम राउंड फिगर में करके 80% भी कह सकते हैं। यानी अरावली का जो 80% तक जो विस्तार है, अरावली का जो 80% तक जो विस्तार है वो कहां पर है? राजस्थान में है। इसकी जो शुरुआत हो रही है कहां से हो रही है? गुजरात के पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है और ये रायसीन दिल्ली तक जाती है। 3 राज्य आ गए, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक चौथा आता है केंद्र शासित प्रदेश आता है इसके अंदर। बात करें हम राजस्थान की, बात करते हैं तो देखो राजस्थान में जो इसका प्रवेश होता है, राजस्थान में जो अरावली का जो प्रवेश होता है वो होता है सिरोही जिले से। कहां से होता है? सिरोही जिले से। सिरोही जिले का एक क्षेत्र है खेड़ ब्रह्मा। सिरोही जिला जो है उसका एक क्षेत्र है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है दक्षिण से, और ये आगे की तरफ जाते हुए यहाँ पर क्षेत्र आता है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी तहसील है झुंझुनू की, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा? सिरोही से लेकर झुंझुनू तक। या अगर क्षेत्र की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार हो जाएगा। अगर आप देखो चित्र में देख रहे हो, ये इसका दक्षिणी भाग हो गया, और जैसे जैसे हम दक्षिण से अपन उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो इसका भाग क्या होता जा रहा है? संकरा होता जा रहा है। यानी अरावली जो है ये दक्षिण की तरफ चौड़ी और ऊंची है। यानी अरावली की जो राजस्थान में अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अरावली जो है दक्षिण की तरफ क्या है? ऊंची भी है और चौड़ी भी है। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण से हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो ऊंचापन जो है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो इसके अरावली के संदर्भ में हम मुख्य बातें देखेंगे कि किस प्रकार से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अरावली की जो मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में, क्या क्या इसके संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अरावली की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको लेकर भी कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। देखो अरावली की, देखो
यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। देखो अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीन वलित, जिसकी निर्माण माना जाता है प्री कैम्बियन काल के अंदर इसका निर्माण माना जाता है। ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम क्या है, वलित पर्वतमाला है, यानी अवशिष्ट पर्वतमाला जिसे हम कह सकते हैं। विश्व की जो सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला या जो वलित पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है, कहां से, देखो ये गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। अरावली पर्वतमाला क्या है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये हम पहले ही जब ये टॉपिक शुरू किया था उसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि गोंडवाना लैंड क्या है, तैतीस सागर क्या है, अंगारा लैंड, पेंजिया, पेंथालासा, इन सब के बारे में हमने एक सामान्य चर्चा हमने की थी। तो अरावली जो है देखो ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, यहाँ पर देखो आग्नेय चट्टानों की क्या है, प्रधानता है, यानी अरावली जो है यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अरावली चट्टानें पाई जाती है। और अरावली चट्टानों में जो मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, धातु खनिज पाए जाते हैं। तो कई बार हमें इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से भौतिक भूभाग में अरावली चट्टानों की प्रधानता है, या कौन से भौतिक भूभाग में सर्वाधिक धातु के खनिज पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो धातु के खनिज जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानों की क्या है, प्रधानता है। देखो आग्नेय चट्टानें जो है ये पृथ्वी में बनी हुई सबसे प्रथम चट्टानें होती है, इसलिए इनको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अन्य जितनी भी चट्टानें, जैसे मान लो औषधि चट्टानें हो गई, ये जितनी भी जो चट्टानें हैं, इन सभी चट्टानों का जो निर्माण है ये आग्नेय चट्टानों से ही होता है, इसलिए आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान या अन्य चट्टानों की जन्मदात्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कौन सी बनी, आग्नेय चट्टानें बनी। ये भी ये बताती है कि अरावली पर्वतमाला में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। इसका मतलब ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है, और यहाँ पर सर्वाधिक जो धातु के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर जितने भी जो धातु खनिज निकलते हैं वो सब अरावली के क्षेत्र से निकलते हैं, उन्हीं जिलों से निकलते हैं जो कहीं ना कहीं अरावली जो है इसके आसपास में स्थित है, उनसे ही ये निकलते हैं। देखो इसकी जो तुलना की जाती है, किससे की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली की जो तुलना है ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली की जो तुलना है ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इससे अरावली की तुलना की जाती है। बात करते हैं इसके विस्तार की, भी विस्तार की मैंने बात की। देखो विस्तार इसका पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक है। अरावली का विस्तार कहां से है, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक है। रायसेन की पहाड़ी जिस पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये 3 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में इसका विस्तार है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक इसका विस्तार है। बात करें हम राजस्थान में इसका विस्तार कहां, देखो राजस्थान में जो अरावली का जो प्रवेश होता है गुजरात के बाद कहां से प्रवेश करती है, खेड़ ब्रह्मा कहां पड़ता है, सिरोही में। राजस्थान में अरावली खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रवेश करती है, और वापिस यानी दक्षिण से प्रवेश करती है, और उत्तर से क्या होती है, निकलती है कहां से, ये खेतड़ी झुंझुनू, यानी राजस्थान में इसका विस्तार हो जाएगा। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार हो जाएगा। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर, जिसका परसेंटेज अभी मैंने बताया था कितना आता है, लगभग 79.48, जिसे अपन राउंड फिगर में कितना मान लेते हैं, 80% भी इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, देखो इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि महान भारतीय जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है। तो महान भारतीय जल विभाजक रेखा किसको कहते हैं हम, अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, क्योंकि ये जो है वर्षा की दृष्टि जो है, ये वर्षा की दृष्टि से ये भारत को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। अरावली के जो पूर्व में जो क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा जो है वो 50 सेमी से अधिक होती है, जबकि अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र होता है वहां वर्षा क्या होती है, 50 सेमी से कम होती है। दूसरा हम यूं कह सकते हैं नदियों के आधार पर, विशेष तौर से अगर राजस्थान की बात करें हम, अरावली के पश्चिम में जितनी भी जो नदियां निकलती है, अरावली के पश्चिम में जितनी भी नदियां निकलती है वो सब अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि अरावली के पूर्व में जितनी भी जो नदियां निकलती है या जितनी भी नदियां बहती है वो सब कहां जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी जो नदियों का उद्गम होता है, सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम होता है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र से ही होता है। इस प्रकार से ये जल के आधार पर राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, चाहे वर्षा को ले लो चाहे नदियों को ले लो। अगर नदियों को लेके देखें हम तो इसके जो पश्चिम में जो नदियां निकलेगी वो सब किस तरफ जाएगी, अरब सागर में जाएगी, जबकि पूर्व की तरफ जितनी भी जो नदियां निकलेगी वो कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। और दूसरा वर्षा की दृष्टि से भी इसके पश्चिम में जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 50 सेमी से कम होगी, जबकि पूर्व में जो वर्षा होगी वो 50 सेमी से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार से ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, या भारत को भी 2 भागों में बांटती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी इसको हम कहते हैं।
अगला था देखो राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग कौन घेरती है? अरावली पर्वतमाला। यानी अरावली का अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से अरावली का कितना प्रतिशत है? 9% भाग है। और इसके अंदर जो जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता है। अगला हम बात करते हैं, देखो सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, यानी अरावली वो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। राजस्थान की जो सर्वाधिक जनजातियां जो निवास करती है वो किसमें निवास करती है? अरावली क्षेत्र में निवास करती है। केवल दो ही ऐसी जनजाति है जो अरावली क्षेत्र में निवास नहीं करती है। कौन कौन सी? एक तो सांसी और एक सहरिया। ये दो ऐसी जातियां हैं जो अरावली क्षेत्र में निवास नहीं करती, बाकी सभी जनजातियां अरावली क्षेत्र में क्या करती है? निवास करती है। अब देखो अरावली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अब देखो हम अरावली का वर्गीकरण करते हैं, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं। इसका जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पर हम देखो अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आबू खंड और दूसरा मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? माफ कीजिए, पठार और पहाड़ के बारे में। ठीक है, देखो पठार क्या होता है? 2 चीज होती है, एक तो होता है पर्वत, एक होता है पठार। ठीक है, एक देखो जो भूमितल होता है, भूतल से ऊपर उठा हुआ विभाग जो ऊपर से क्या हो? नुकीला हो। ठीक है, ऊपर से क्या हो? नुकीला हो, उसे क्या कहते हैं? हम पर्वत कहते हैं। और भूतल से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या हो? समतल हो। यहाँ यूं समझ सकते हो, देखो पहाड़ और पर्वत क्या होता है? देखो पहाड़ क्या हो जाएगा इस तरह से, भूतल से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या हो? नुकीला हो, यानी जिसका क्षेत्रफल क्या हो? ऊपर से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत या पहाड़ कहते हैं। और भूतल से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या हो? इस तरह से समतल हो, इस प्रकार से भूतल से ऊपर उठा हुआ भाग, यानी ऊपर उठा हुआ भाग ऊपर से क्या हो? नुकीला हो, वो तो क्या कहलाएगा? पर्वत। और ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। तो इस प्रकार से देखो ये पठार और पहाड़ के बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे और डिटेल से। तो अरावली को हम ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। देखो कि इसको लेकर हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बात करते हैं हम उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली का अगर हम राजस्थान में देखें तो कुछ इस प्रकार का जो भाग है, ये राजस्थान का ये भाग उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है इस तरह से। देखो इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और पूर्वी नागौर। ये इसके मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं? सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू और पूर्वी नागौर। ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये जिले आते हैं, क्योंकि झुंझुनू यानी यहाँ से झुंझुनू खेड़ ब्रह्मा से ये क्या होती है? राजस्थान से बाहर निकलती है। और मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? एक तो अलवर हो गया, जयपुर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और पूर्वी नागौर हो गया। अब देखो इसको लेकर हमसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता है कि जो उत्तरी अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहां पड़ती है? सीकर में पड़ती है। ये रघुनाथगढ़ कहां पड़ता है? सीकर। रघुनाथगढ़, सीकर। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर, जिसकी लंबाई लगभग 1055 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसकी रघुनाथगढ़, सीकर, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा देखो सीकर में इसी अरावली का एक भाग है हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ी अरावली का ही एक भाग है। यहाँ इसके पास में एक मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर। ठीक है, तो जीर्ण माता का मंदिर भी कहां पर है? सीकर में है। कहां पर? ये हर्ष की पहाड़ी के निकट है जीर्ण माता का मंदिर। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अरावली पर्वतमाला की। हर्ष की पहाड़ी ये भी इस अरावली का एक भाग है। कहां पर है? सीकर में है। इसके पास में एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा? जीर्ण माता का मंदिर। देखो यहाँ पर एक खारे पानी की झील भी है। कौन सी झील है? रेवासा झील, जिसे रेवासा धाम के नाम से जानते हैं। रेवासा नाम की एक खारे पानी की झील भी यहाँ पर इसके पास में ही है। दूसरा एक मंदिर और पड़ता है, देखो झुंझुनू में शाकंभरी माता का मंदिर पड़ता है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पड़ता है? झुंझुनू में। एक क्षेत्र है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी, ये झुंझुनू का एक क्षेत्र है उदयपुर वाटी, जिसका इसके पास में पर्वत भी है। इसी अरावली का एक भाग है लोहारगल पर्वत। लोहारगल पर्वत ये भी अरावली का भाग है। कहां पर पड़ता है लोहारगल पर्वत? झुंझुनू में। लोहारगल पर्वत कहां पड़ता है?
झुंझुनू में ये भी अरावली का एक भाग माना जाता है। और इसके पास में एक क्षेत्र है उदयपुर वाटी, जहां पर किसका मंदिर बना हुआ है, शाकंभरी माता का मंदिर बना। देखो शाकंभरी माता का मंदिर को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे भी बना हुआ है। सांबर झील भी देखो इस उत्तरी अरावली के भाग में ही आती है। सांबर झील जो है वो भी उत्तरी अरावली के भाग में ही आती है। तो सांबर झील के किनारे भी शाकंभरी माता का मंदिर है। ये चौहान जो है उसकी आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा जो है शाकंभरी माता का मंदिर झुंझुनू में जो उदयपुर वाटी है इसके निकट पड़ता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर जो मुख्य प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, एक तो किसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरा हर्ष की पहाड़ी कहां पर है, सीकर में पड़ती है। ठीक है, इसके निकट कौन सा मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। यहीं पर एक खारे पानी की झील है, कौन सी झील है, रेवासा झील, यहाँ पर एक खारे पानी की झील है। देखो दूसरा यहाँ पर आता है अलवर जिला भी आता है। अलवर जिले के पास में अरावली का जो एक भाग है, अलवर जिले के पास में एक पठारी भाग है जिसे हम बोलते हैं काकनवाड़ी का पठार। कौन सा पठार कहते हैं, काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। तो ये काकनवाड़ी का पठार कहां पड़ता है, अलवर जिले में पड़ता है। काकनवाड़ी का जो पठार पड़ता है वो क्या पड़ता है, कहां पड़ता है, अलवर जिले में पड़ता है। दूसरा आता है तोरावाटी प्रदेश। देखो तोरावाटी को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आती है तोरावाटी। तोरावाटी जो बोली जाती है, बोली जाती है झुंझुनू और सीकर में बोली जाती है। और वहां पर एक नदी बहती है कांतली नदी, जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं तोरावाटी कहते हैं। और दूसरा आता है तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश किसे कहते हैं, देखो अलवर से लेकर झुंझुनू के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है, अलवर और झुंझुनू के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो कि ये जो उत्तरी अरावली है इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं बनते, ये मुख्य मुख्य जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं यहाँ कौन कौन सी अन्य चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई का एक क्रम में लिख देता हूं। तो अब बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं उत्तरी अरावली की, क्रम से मैंने लिख दिया है एक बार इनको। देखो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। कहां पड़ती है, सीकर। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी आती है लोहारगढ़ पर्वत, कहां पर पड़ता है, झुंझुनू। ऊंचाई कितनी इसकी, 1051 मीटर। तीसरी जो चोटी आती है खो, ये भी कई बार पूछी जाती है, जयपुर। खो कहां पर है, जयपुर। ऊंचाई कितनी इसकी, 920 मीटर। अगले आती है बैराज। बैराज कहां पड़ता है, अलवर में। कितना है ये, 792 मीटर। अगला आता है भानगढ़। भानगढ़ कहां पड़ता है, अलवर। भानगढ़ के बारे में सुना होगा, ये एक भूतिया किला यहाँ पर है, आपने कई बार सुना भी होगा, इसके किस्से सुने होंगे भूतों के बारे में। भूतिया किला है यहाँ पर, ऐसा कई बार बात बताते हैं कि यहाँ जो लोग जाते हैं अगर वो रात्रि रुक जाता तो वापस कभी लौट कर नहीं आता। इस प्रकार की कई कहानियां इसको लेकर प्रचलित है, भानगढ़ को लेकर, भूतिया किले को लेकर। ये कहां पड़ता है, अलवर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 649 किलोमीटर। अगला आता है जयगढ़। कहां पर है, जयगढ़, जयपुर। जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है यहाँ पर रखी गई है जयगढ़ में, जयगढ़ दुर्ग में। अगला आता है नाहरगढ़, जहां पर नाहरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ, देखो जयपुर में, यह भी 599 मीटर। तो ये हो गई अपने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। और इसको लेकर किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो हमने देखा था कि एक तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी को लेकर बनता है, कौन सा है, रघुनाथगढ़। एक आ जाता है कि जो जीण माता है कहां पर है, जीण माता का मंदिर कहां पर है, सीकर में है। और कौन सी पहाड़ी के आसपास पूछा लिया जाए तो हर्ष की पहाड़ी है। उसी प्रकार से जो शाकंभरी माता का मंदिर है कहां पर, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। और लोहारगढ़ पर्वत ये कहां पर है, झुंझुनू में है। तो इसको लेकर जो हमें मुख्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हमने देखे हैं। अगली हम बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में। देखो मध्य अरावली में जो मुख्य रूप से जो जिला आता है वो आता है अजमेर आता है। मध्य अरावली में जो मुख्य रूप से जो जिला आता है कौन सा आता है, अजमेर आता है। और सबसे कम अरावली का जो अगर विस्तार है तो वो कहां पर है, अजमेर में ही है। जबकि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है, उदयपुर में। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है, उदयपुर में है। जबकि सबसे कम विस्तार कहां पर है, अजमेर में। देखो इसको लेकर एक भौतिक प्रदेश जो है इसके वर्गीकरण को लेकर भी एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो उसके अंदर एक अरावली दिया होता है या मध्य अरावली दिया होता है, माफ कीजिएगा, मध्य अरावली दिया होता है। ठीक है, अगर भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण में अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो आपको इस प्रकार से दिया हो सकता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश और मध्य अरावली। तो जो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आएगा वर्गीकरण में से भी प्रश्न पूछ लेते तो कौन सा है, मध्य अरावली। अरावली का जो सबसे कम विस्तार कहां पर है, मध्य अरावली में है या अजमेर में है। ठीक है, देखो मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, 3 चोटियां, और इसका जो विस्तार है देखो कहां से है, ये सांबर जयपुर से लेकर उत्तरी भाग से। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ आते हैं तो इधर से तो इसका भाग कौन सा जाता है, अजमेर आ जाता है। और इधर कौन सा जाता है, इसका देवगढ़ जाता है, देवगढ़ राजसमंद। इस प्रकार से इसका विस्तार है। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटियां हैं कौन सी, देखो
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? मोरामजी, या जिसे हम टाटगढ़ भी कहते हैं। मोरामजी, या जिसे हम क्या कहते हैं? टाटगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 933.72, यानी 933.72 मीटर। ठीक है, राउंड फिगर में आप इसको 933 मीटर भी लिख सकते हो, 933.72 मीटर। दूसरी जो उसकी चोटी आती है कौन सी आती है? तारागढ़, कितनी है? 870 मीटर। और तीसरी जो चोटी आती है कौन सी आती है? नागपाड़, जिसकी कितनी है? 795 मीटर। नागपाड़ जहां से क्या निकलती है? लूनी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, जिसे मिट्टी खारी नदी भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी। ठीक है, तो नागपहाड़ और तारागढ़ और मोरामजी। देखो तारागढ़ को हम क्या कहते हैं? अरावली का मध्य बिंदु भी इसको कहा जाता है। तारागढ़ को बिल्कुल मध्य में है यह तारागढ़। दूसरी देखो, ये इसकी मुख्य बातें हो गई कि एक तो इसकी जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, क्या क्या पूछा जाता है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? मोरामजी, टाटगढ़। और दूसरे सेकंड नंबर पर कौन सी जाएगी? तारागढ़। और तीसरे नंबर पर कौन सी जाएगी? नागपहाड़। बात करते हैं दर्रे की। देखो दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के बीच में जो तंग रास्ता होता है, दो पर्वत श्रेणियां होती है इस प्रकार से। अगर मान लो बीच में से कट जाती है इस तरह से, मान लो कि ये पर्वतीय श्रेणी और ये पर्वतीय श्रेणी, अगर ये मान लो यहाँ से बीच में से इस प्रकार से कट जा रहे, इनके बीच में कोई अगर तंग रास्ता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न रहता है कि उत्तरी अरावली में निम्न में से कौन सा दर्रा है? तो ध्यान दे, उत्तरी अरावली में किसी प्रकार का दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली के अगर कोई सी भी जिले अगर आपको दर्रे के साथ में अगर नाम दे रखा है तो वो सभी क्या होंगे? गलत होंगे। अगर मान लो दर्रे के नाम साथ में अगर आपको जयपुर दिया हुआ हो, सीकर दिया हुआ हो, अलवर दिया हुआ हो, झुंझुनू दिया हुआ हो, या नागौर दिया हुआ हो, किसी दर्रे के साथ में अगर इन जिलों के अगर नाम लिखे हुए हैं जो कि उत्तरी अरावली के जिले हैं, तो सभी क्या होंगे? गलत होंगे। कभी भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो, क्योंकि उत्तरी अरावली में किसी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है। बात करते हैं मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं वो हम देखते हैं। देखो अधिकांश दर्रे जो इसके अजमेर में ही है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं बरदर्रा। बरदर्रा कहां पड़ता है? पाली में। अगला आता है सुराघाट, शिवपुरी, परवरिया, इसको या पाखेरिया भी कहीं कहीं जिसका लिखा जाता है पाखेरिया। एक और होता है अरनिया, अरनिया, झीलवाड़ा। बहुत सारे जो दर्रे हैं वो मुख्य कहां पर है? अजमेर में है। सुराघाट हो गया, शिवपुरी, परवरिया, अरनिया, झीलवाड़ा, ये दर्रे कहां पर है? कहां पर है? अजमेर में। अगला हम बात करते हैं, देखो घोरम घाट और खामली घाट, ये दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं? राजसमंद में पड़ते हैं। घोरम घाट और खामली घाट। देखो यहाँ पर जो घोरम घाट और खामली घाट, यहाँ पर रेलवे मार्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रेलवे मार्ग। तो आगे मैं एक दर्रे के लिए स्पेशल एक छोटा सा और बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा अंत में तो ये किस प्रकार से दर्रे जो है मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मुख्य रूप से कौन सी बात हो गई है? मध्य अरावली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं दक्षिण अरावली के बारे में। दक्षिण अरावली को लेकर किस प्रकार से जो प्रश्न है वो हमसे पूछे जाते हैं। देखिए दक्षिण अरावली की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है कौन कौन से जिलों में आता है। देखो सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये जो मुख्य रूप से जिले हैं। भीलवाड़ा भी इसके अंतर्गत आता है, वो भी लिख देते हैं अपन भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जिले हो गए जिसके अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, देखो क्या क्या है यहाँ पर। देखो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पाली। उसी प्रकार से हल्दी घाटी हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सब किससे संबंधित है? दक्षिण अरावली से ही संबंधित है। अब देखो इसको लेकर जो एक तो प्रश्न जो पूछा जाता है चोटियों से, क्योंकि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो दक्षिण अरावली ही है। ठीक है, देखो इनकी चोटियों की अगर हम बात करें, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि कहां पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? देखो 1722 मीटर। जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जब अपन देखो गुरु शिखर पर हम जाते हैं तो वहां देखो एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो उस मंदिर की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 1722 मीटर है। और यहाँ पर देखो एक मंदिर और बना हुआ है, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी? 5 मीटर। तो इस प्रकार से ये हो जाती है लगभग 1727 मीटर। तो मंदिर सहित अगर हमें गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 1727 मीटर होगी। अगर मंदिर के बिना यानी वास्तविक ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी है? 1722 मीटर। और 5 मीटर का यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार से जो ऊंचा भाग हो जाता है वो कितना हो जाता है? 1727 मीटर हो जाता है। अगली जो देखो इसकी जो चोटी आती है, सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? गुरु शिखर हो गई। राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। दूसरी आती है शेर, ये भी कहां पड़ती है? सिरोही। इसकी कितनी है ऊंचाई? कितनी है? 1597 मीटर है।
अगले आते दिलवाड़ा, दिलवाड़ा ये भी कहां पड़ता है, सिरोही, इसकी कितनी है 1442 मीटर। अगला आता है जरगा, जरगा कहां पड़ता है, उदयपुर, इसकी जो ऊंचाई है ये है लगभग 1431 मीटर। अगला आता है अच्चलगढ़, अच्चलगढ़ कहां पड़ता है, सिरोही, इसकी जो ऊंचाई है ये है लगभग 1380 मीटर। अगला आता है कुंभलगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद, इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग कितनी है 1224 मीटर। अगली बात करते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश कहां पड़ता है, सिरोही, इसकी ऊंचाई है लगभग 1090 मीटर। अगले हम बात करते हैं कमलनाथ, कमलनाथ सिरोही, इसकी ऊंचाई है लगभग 1001 मीटर। अगली बात करते हैं माकड़ मगरा, ये कहां पर है, उदयपुर में 989 मीटर। और अगली आती है सज्जनगढ़ उदयपुर, ये कितनी है 938 मीटर। तो ये होगी देखो प्रमुख जो चोटियां हैं, उत्तरी रावली, माफ कीजिएगा दक्षिणी रावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में हमने बात की। अब देखो इससे और किस प्रकार से प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली को लेकर जो सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो दक्षिणी अरावली से हमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, या घोड़े वाले बाबा, जिन्होंने घोड़े पर बैठकर राजस्थान का इतिहास लिखा था, राजस्थान का भ्रमण किया था घोड़े पे बैठकर, इसलिए उसको हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और उन्होंने राजस्थान का जो इतिहास लिखा था इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहते हैं। तो जब वो कर्नल जेम्स टोड यहाँ घूमने आए थे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, दक्षिणी अरावली में घूमने आए थे गुरु शिखर पर, गुरु शिखर पर जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे संत यहाँ पर क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा, संतों का शिखर। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि गुरु शिखर को संतों के शिखर की संज्ञा किसने दी, तो गुरु शिखर को संतों के शिखर की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे संत क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, गुरु शिखर को संतों का शिखर का। और यहाँ पर उन्होंने जब भ्रमण किया, यहाँ पर गुरु शिखर का जो क्षेत्र पड़ता है आबू पर्वत, वहां पर उन्होंने भ्रमण किया तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहां उनको मंदिर देखने को मिले, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा। तो ध्यान रखिए कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को तो क्या कहा था, संतों का शिखर कहा, और जो आबू पर्वत है उसको क्या कहा था उन्होंने, हिंदू ओलंपस कहा था। यहाँ पर देखो एक डूंगरपुर भी इस क्षेत्र में आता है, डूंगरपुर को हम क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो उदयपुर है उसको हम क्या बोलते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से प्रश्न या कुछ प्रकार की जो शब्दावली है वो अपने को पूछी जाती है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ की जो शब्दावली की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है भाकर। देखो भाकर क्या है, जो सिरोही है, पूर्वी सिरोही में इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का जो तीव्र ढाल है, पहाड़ियों का जो तीव्र ढाल है, इस ढाल नुमा भाग को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहाड़ियों का जो पूर्वी सिरोही है, या सीधा सा पूछना सकता है कि भाकर का संबंध है, भाकर का संबंध किससे, सिरोही से है। पर्टिकुलर अगर जिला दिया होगा तो कौन सा जाएगा, सिरोही। बाकी इस प्रकार से अगर बात करें क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन सा जाएगा, पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियां हैं, पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के जो ढालनुमा भाग है, उस ढालनुमा भाग को हम क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं इसके जो कुछ पठार है, उस पठार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है देखो भोमट का पठार, भोमट का पठार। देखो भोमट का पठार किसे कहते हैं, एक तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है इनके बीच का, यहां पर क्या कहते हैं, भोमट यानी भील जाति निवास करती है। भोमट का मतलब होता है भील, भोमट जाति किसे कहते हैं, भील जाति को कहते हैं। ठीक है, तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो तीन जिले हैं इनके बीच में क्या करती है, भोमट जाति का जो यानी भील जाति का जो निवास क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, भोमट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, भोमट का पठार। तो भोमट का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, भोमट का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको नोट कर ले। भाकर क्या है, भाकर क्या है, जो पूर्वी सिरोही है, पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ी का जो ढाल है उस ढालनुमा भाग को हम क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। और इसका संबंध किससे हो जाएगा, पूर्वी सिरोही, या पर्टिकुलर अगर जिले की बात करेंगे तो कौन सा जाएगा, सिरोही आ जाएगा। अगला आता है भोमट। भोमट का मतलब होता है भील, यानी जिस क्षेत्र में भील जाति निवास करती है, भोमट जाति निवास करती है, कौन से आ जाएंगे, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इनके बीच का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, भोमट का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, भोमट का पठार। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भोमट के पठार के बाद आता है भोराट। भोराट का पठार। देखो भोराट के पठार की अगर हम बात करें तो गोगुंदा,
गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, ठीक है। गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर, और कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद, ठीक है। इस प्रकार से गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी भाग है उसे हम बोलते हैं भोराट का पठार। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, यानी गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? भोराट का पठार। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भोराट का पठार कहां पर है? तो भोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ या उदयपुर से राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। तो ये हमने देखे, एक तो बाकर हो गया, भोमट हो गया, भोराट हो गया। और देखो क्या किस प्रकार से प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं। अगला देखो आता है गिरवा। देखो गिरवा को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये जो उदयपुर है, देखो उदयपुर के चारों तरफ इस प्रकार से तस्त्रीनुमा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से उदयपुर के चारों तरफ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा जो पहाड़ियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, ठीक है। तो गिरवा क्या है? गिरवा क्या है? उदयपुर के चारों तरफ पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा जो पहाड़ियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, ठीक है। तो गिरवा का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उदयपुर से, ठीक है। ये जो प्रमुख शब्द है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो कौन कौन से शब्द हो गए आपके पास? एक तो हो गया भाकर, भोमट, भोराट, और ये कौन सा हो गया? गिरवा। साथ में के साथ में लिखते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर अरावली से अगर प्रश्न बनेंगे तो आपके दक्षिणी अरावली से बनेंगे। तो गिरवा क्या हो जाएगा? जो उदयपुर है, देखो उदयपुर के चारों तरफ इस प्रकार से तस्त्रीनुमा अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? गिरवा कहते हैं। अगला हम बात करते हैं देशहरो। देशहरो, देखो ये क्या है? देशहरो। देशहरो क्या है? देखो उदयपुर में देखो दो पहाड़ी है, एक तो है जरगा और दूसरी है रागा। कौन सी पहाड़ी है? एक तो है जरगा, दूसरी कौन सी है? रागा, ठीक है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। ये जो क्षेत्र है ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। ये जो क्षेत्र है जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। तो देशहरो का संबंध किससे हो जाएगा? कौन से जिले से हो जाएगा? उदयपुर से। और जरगा और रागा दो जो पहाड़ियां हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वर्ष भर कैसा रहता है? हरा भरा रहता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? देशहरो कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर ले, देशहरो क्या है? जरगा और रागा दोनों कहां पड़ती है? दोनों पहाड़ियां उदयपुर में पड़ती है। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, जिसका कारण इसको क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। अगले हम बात करते हैं, अगला जो अपना जो पठार आता है वो आता है लासड़िया का पठार। देखो इसको लासड़िया का पठार या कहीं कहीं इसको लसाड़िया का पठार भी लिखा जाता है। लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार, ये कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। देखो इसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ था, लासड़ी आंदोलन या लसाड़ी आंदोलन। किसकी नेतृत्व में हुआ था? संत मावजी के नेतृत्व में हुआ था, जो जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था बाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था, लासड़ी आंदोलन, जिसके जो प्रवर्तक थे संत मावजी, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो लासड़िया का जो पठार पड़ता है वो कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। जब हम जिलों की बात करेंगे तो इसको भी हम देखेंगे। तो लासड़िया का पठार लिख ले आप, कहां पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। अगली हम बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। देखो ऊपरमाल का जो पठार है ये पड़ता है बिजोलिया, भिलवाड़ा, बिजोलिया भिलवाड़ा से बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ कहां पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया भिलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। यहाँ पर देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, जोगनिया माता का मंदिर है। ये भी कहां पड़ता है? ऊपरमाल के इस पठारी भाग में ही पड़ता है। तो बिजोलिया भिलवाड़ा से लेकर बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। देखो यहाँ पे बेसरोडगढ़ में एक दुर्ग भी बना हुआ है, बेसरोडगढ़ दुर्ग। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे व्यापारी ने बनाया था। एक भैंसा सिंह नाम का एक व्यापारी था जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि लूट का जो माल है उसको छिपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो जब हम दुर्ग के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बेसरोडगढ़ से ही देखो चंबल नदी जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है बेसरोडगढ़ से, ठीक है। तो बिजोलिया से लेकर बेसरोडगढ़ के बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं?
ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बेसरोटगढ़ यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, बेसरोटगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे किसने बनाया था? बेसा सिंह नाम का एक व्यापारी था, उसने बनाया था। तो ये राजस्थान का एक मात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसने कराया था? एक व्यापारी ने करवाया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य दुर्ग के निर्माण का जो उद्देश्य था क्या था? कि चोरी का जो माल है, लूट का जो माल है, उसको छिपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां पड़ता है? मेसा का पठार पड़ता है चित्तौड़गढ़। मैसा का पठार कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, मैसा के पठार पर भी किसका दुर्ग क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ये हमारी जो प्रमुख परिभाषिक शब्दावली हो गई। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख दर्रे कौन कौन से, उन दर्रों को एक साथ में एक ड्रॉ कर देता हूं। देखो अब हम बात करते हैं प्रमुख जो दर्रे कौन कौन से। देखो अगर जयसमंद से अगर अपने को उदयपुर में जाना हो तो अपने को क्या पार करके जाना पड़ेगा? केवड़ा की नाली। ये भी एक दर्रा है, कहां पर? ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। उसी प्रकार से अगर अपने को आमेर से अगर उदयपुर जाना हो तो अपने को पार करना पड़ेगा फुलवारी की नाली। ये भी कहां पर है? उदयपुर में पड़ता है। उसी प्रकार से अगर अपने को रणकपुर से पाली जाना हो तो अपने को क्या प्राप्त करना पड़ेगा? सोमेश्वर दर्रा पार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको पाली से अगर मान लो आमेट आना है तो आपको क्या पार करना पड़ेगा? देसूरी दर्रा पार करना पड़ेगा। ये भी कहां पर है? पाली में। अगर आपको रेल मार्ग से अगर पाली से राजसमंद होते हुए अगर उदयपुर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? घोरम घाट और खामली घाट, ये दो दर्रे आपको पार करने होंगे। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको सिरोही से अगर आपको उदयपुर आना है तो आपको हाथी दर्रा पार करना पड़ेगा। ठीक। उसी प्रकार से अगर आपको चित्तौड़ से अगर मान लो उदयपुर आना है तो आपको देवारी दर्रा पार करना पड़ेगा। ठीक। उसी प्रकार से अगर आपको पाली से अगर ब्यावर जाना है तो आपको क्या प्राप्त करना पड़ेगा? वर दर्रा पार करना पड़ेगा। और ब्यावर से अगर आपको अजमेर जाना हो तो शिवपुरी घाट आपको पार करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रमुख दर्रे हो गए। एक जेलवाड़ा, पगलिया की नाल और भी है, और बहुत सारे प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं। लेकिन जो मेन जो दर्रे वो मैंने लिखा दिए है। कौन कौन से दर्रे कहां पर है ये मैंने लिखा दिया आपको। और एक प्रश्न और बनता है, देखो कि एक अजमेर और राजसमंद के बीच का जो भाग है, जो मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करता है? अलग करता है। तो वो जो पहाड़ी क्षेत्र है बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते थे। ये किसी भी पूछा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या होती है? देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियां या मेरवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा या मेरवाड़ की पहाड़ियां, ये क्या है? अजमेर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र है जो मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करता है? अलग करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो ये अपना हो गया उत्तरी, माफ कीजिएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अपना एक और टॉपिक बचा है वो बचा है पठारी प्रदेश और मैदानी भाग। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।